नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान औषधीय फसलों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इस औषधीय फसलों के अंतर्गत बात करें ग्वार, पाठा और एलोवेरा की, तो इसकी खेती प्रदेश में बहुत से किसान भाई करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। आइए जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, वर्तमान में अगर हम औषधि और पौधों की बात करते हैं तो ग्वार पाठा का भी वर्तमान में बहुतायत में खेती की जा रही है और हमारे किसान भाई सभी जानते हैं कि जब हम ग्वार पाठा की खेती करते हैं तो इसका सौंदर्य प्रशासन में और साथ ही साथ औषधि रूप में भी बहुत ही इसका उपयोग किया जाता है और इसका इतना ज़्यादा वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है कि इसकी खेती के प्रति किसानों में रुझान तेजी से बढ़ रहा है। किसान भाइयों, एलोवेरा की व्यावसायिक खेती शुष्क क्षेत्रों से लेकर सिंचित मैदानी भागों में की जा सकती है। आज के समय में इसकी खेती देश के सभी भागों में की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी खेती बहुत ही कम पानी में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं। किसान भाई, जब हम ग्वार पाठा की किस्मों की या जातियों की बात करते हैं तो हमारे विश्व भर में लगभग 275 जातियां पाई जाती हैं, लेकिन हम उत्पादन के दृष्टिकोण से माने तो लगभग 3 किस्में हैं जो बहुतायत में प्रचलित हैं और इनका उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं। और इसके लिए सबसे पहली किस्म का नाम है एलो बारबेंडिस मिल, इसका उपयोग बहुतायत में होता है। दूसरी किस्म है एलो फेराक्स मिलर, जिसमें जंजीवर एलो अथवा केप एलो प्राप्त होता है। इसके अलावा तीसरी किस्म है एलो पेरी बेकर, ये भी बहुत अच्छी किस्म है, इनका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। ग्वार पाठा की कुछ भारतीय जातियां भी हैं जो बहुत ज़्यादा बुआई के लिए उपयोग की जाती है। उसमें चाइनीज़ बेकर है, दूसरी है लिट्रोलिस कोइंग बेकर और तीसरी किस्म जो है वो है एलोवेरी गाटा लिन। और इन किस्मों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी जानकार व्यक्ति से इन किस्मों की पहचान कराएं। ये जो किस्में हैं ग्वार पाठा की, इनका अगर किसान भाई उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। एलोवेरा की रुपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई-अगस्त है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है वो इसकी खेती साल भर कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर ठंड अधिक पड़ रही हो तब इसकी रुपाई नहीं करनी चाहिए। और जब हम एलोवेरा या ग्वार पाठा जब इसकी खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि ऐसे खेतों का चयन करें जहाँ पे कि जल भराव की स्थिति ना हो। जब भी खेत में पानी भरेगा तो इससे समस्या आएगी, इसलिए आप ऐसे खेतों का चयन करें जहाँ पे पानी का भराव ना हो। खेत को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम 2 से 3 बार अच्छी तरीके से खेत की जुताई करें और उसके बाद उसमें कल्टीवेटर चलाकर, तो उसके पहले इस बात का और ध्यान रखना है कि लगभग 1 एकड़ में हमको लगभग अच्छे 10 से 15 ट्राली गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई आप खेत में अगर डालते हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा, जो आपके खेत में नरमी को अच्छा बरकरार रखेगी और हमारे जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता को बढ़ाएगी। किसान भाइयों, एलोवेरा फसलों को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, इसीलिए आप यूरिया 110 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 155 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय डालकर मिला देना चाहिए। इससे हमारे पौधों का विकास अच्छा होगा। खेत तैयार हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें जो हमारी एलोवेरा है उसकी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो चयन जब हम करते हैं प्लांट्स का तो इस बात का ध्यान रखें कि जो सकर्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों और उनमें उत्तम रूप से उनको लगाया जाए ताकि उनका अच्छा लाभ हमारे किसान भाई प्राप्त कर सके। सर्वप्रथम जब हम खेत की तैयारी कर लेते हैं उसके बाद 1.5 से 2 फीट की दूरी पर मेड़ बना देवें और मेड़ की ऊंचाई जो है उसको हमको रखना है लगभग 1 फीट ऊंचाई रखें और 1.5 से 2 फीट उसकी दूरी रखें। मतलब रो से रो की दूरी 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए और जो हमारी मेड़ की ऊंचाई है वो लगभग 1 फीट के लगभग होनी चाहिए, ताकि आप जब भी उसमें सकर्स लगाएं तो उनमें पानी की समस्या ना हो और जो भी हमारा पानी है वो खेत में इन मेड़ के माध्यम से बीच से खेत के बाहर निकल जाए।
जब हम सकर्स लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो लगभग हमारी 40 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि खेत में जब भी हम बुआई कर रहे हैं तो खेत अच्छा साफ सुथरा और किसी प्रकार की खरपतवार या अन्य किसी प्रकार की और भी समस्याएं खेत में ना हो। किसान भाइयों, रुपाई के 10 से 15 महीनों के बाद में पत्तियां पूर्ण विकसित और कटाई के योग्य हो जाती हैं। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों की कटाई नहीं करें। निचली और पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना चाहिए। इसके बाद लगभग 45 दिन के अंतराल पर 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3 से 4 वर्ष तक दोहराई जा सकती है और 1 हेक्टेयर से लगभग प्रति वर्ष 50 से 60 टन पत्तियों का उत्पादन लिया जा सकता है। समय समय पर जो पानी भर रहा है या इसकी निकासी की पूर्ण व्यवस्था रखें, जो उसका उत्पादन है वो लगातार प्राप्त होगा। क्योंकि एलोवेरा का लगातार बहुत मात्रा में किसान भाइयों के माध्यम से लोगों को ज़रूरत के लिए चाहिए होता है। इसके लिए आप अगर इसको लगातार सही रूप में अगर उत्पादन करते हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज हर किसान खेती को मुनाफे का सौदा बना सकता है, तो बदलते वक्त के साथ साथ खेती बाड़ी के तौर तरीकों को भी बदले। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं प्रगतिशील किसान भीवाराव यादव से। उन्होंने टमाटर की खेती उन्नत तकनीक को अपनाकर की और अच्छे बाजार भाव के चलते अधिक मुनाफा कमाया है। तो मिलते हैं उनसे और जानते हैं सफलता का राज। मैं बीघा टमाटर लगाए थे। पहले तो कटाई और फिर बुआई जुताई करी और उसमें बीघा के मायने 15 ट्रॉली खाद गेर और उसमें बुआई जुताई फिर मैंने कर दी। फिर बुआई जुताई कर फिर मैंने नर्सरी लगाई टमाटर की। 1 दिसंबर ने पौध कर दी टमाटर की। एक तरफ तो पौध कर दी, एक तरफ टमाटर की बुआई जुताई कर दी और उसमें बाजोत कर दी और बाजोत करके फिर 15 ट्रॉली खाद की निकाल बीघा में। और बाद में फिर मैंने इसको फिर बेड़ गाल ले, इसमें फिर बेड़ गाल के ड्रिप लगा दी, फिर पन्नी बिछा दी। पन्नी बिछाकर फिर मैंने पूरा कंप्लीट काम करके बुआई जुताई कर सारा नर्सरी वर्सली बिछो पन्नी वन्नी लगाकर ड्रिप सारा काम कर दिया मैंने। और फिर 15 जनवरी को इसको मैंने लगाना शुरू कर दिया। प्रदेश के किसान अब परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया और अलग करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लगे हैं, जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी खेती में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ऐसे ही है ये सफल किसान जो 4 बीघा कच्ची में ड्रिप और मल्चिंग लगाकर उन्नत तकनीक से टमाटर की खेती की, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा मिला। आगे से आगे फिर इनकी देख रेख करता रहा, दवाई ववाई देता रहा और इसकी गोज निनान करता रहा। और बाद में फिर इसमें थोड़े बड़े हुए टाइम बूंद सी सिंचाई करता रहा। तो मेरे को पानी भी कुछ कम लगा इसमें और पानी कम लगने से फिर मैं पन्नी लगाने से इसमें बाब नहीं बनी और नमी रही इसमें पन्नी से। और पन्नी से नमी रही तो मेरे को इसमें खरपतवार भी नहीं हुआ ज़्यादा और नहीं ओसिला हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। ना दवाई खरपतवार की मैंने दी। इसमें 3-4 बार में इसमें गोर निकाल दिया। गोर निकालने के बाद में मेरे कुछ भी खरपतवार के लिए कोई दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। ड्रिप्स और पन्नी से मेरे को 90% पानी की इसमें बचत हुई। टमाटर में एक भी कोई खरपतवार की चीज़ नहीं रखी और उसमें से साफ सफाई कर दी। तो मैंने आज तक भी उसमें ओरसला 2 महीने के अंदर मेरे को ओरसला दिखाई नहीं दिया। 5 से 7 दिन से स्प्रे किया। इसमें जैसे दवाइयाँ लगती थी जितनी 7 दिन के अंदर, जितनी बूस्टर वगैरह और भी दवाइयाँ जैसे इसमें आती थी 20-20 19 0019 28 32 इसमें मैंने इसमें दवाएं डाली खूब। तो और दवाएं डालने के लिए मेरे को दवाएं ऐसी मिली तो मैं उसमें मेरे को बहुत अच्छा लाभ मिला। इसमें रोज़ डेली तुड़ाई चालू की थी 22 अप्रैल नो। रोजाना की तुड़ाई 4 कुंटल भी हो जाता, 5 भी हो जाता और 6-7 भी पहुँच जाता। 22 अप्रैल से बाद गमान एक दिन भी घर पे नहीं हुआ। रोज तुड़ाई करता 30 दिन। तो लगातार 2 महीने चले मेरे। इस किसान भाई को टमाटर का बाजार भाव पहले 15 दिनों तक कम मिला। इसके बाद टमाटर का बाजार भाव अधिक बढ़ गया, जिससे इन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। इस प्रकार इस किसान भाई ने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से टमाटर की खेती में सफलता हासिल की और अच्छा मुनाफा कमाया।
और इसकी तुड़ाई 22 अप्रैल से चालू की थी मैंने। करीब मेरे को भाव और न्याव मेरे को 25 और 30, 34, 35 रुपये तक 30 जून तक मेरे को तो लगातार एक ही रेट मिली मेरे को। रोज डेली तुड़ाई चालू की थी 22 अप्रैल ने। 22 अप्रैल से बाद गमान एक दिन भी घर पे नहीं रहा, रोज तुड़ाई करता 30 दिन, तो लगातार 2 महीने चले मेरे। और साहब मेरे रोजाना की तुड़ाई 4 कुंटल भी हो जाता, 5 भी हो जाता और 6-7 भी पहुँच जाता, लेकिन मैंने भाव उसमें 15 दिन मेरे को कम मिला। और बी के बाद में मेरे को 5 कुंटल के 18, 19, 30 और 34, 35 तानी लगभग मेरे को भाव मिला। तो उस भाव में मेरे 300 कुंटल टमाटर ये 2 बीघे में 2 महीने के अंदर मेरे को 6-6.5 लाख रुपए के बिके थे। इस किसान ने इतनी अच्छी आय लेने के लिए टमाटर की सही समय पर तुड़ाई की और तुड़ाई के बाद टमाटर की ग्रेडिंग की और ग्रेडिंग करते समय इन्होंने सड़े गले और खराब टमाटरों को निकाल दिया। इससे इन्हें मंडी भाव और अच्छा मिला, जिससे मुनाफा अधिक मिला। इसमें एक बात खर्चे की है। खर्चे में मेरे को ड्रिप के अंदर और पन्नी के अंदर ड्रिप आई मेरे 10,000 रुपये की और पन्नी का मेरे 8-9 हज़ार रुपये पन्नी के लग गए और गोबर खाद के लग गए और जैसे बीट वगैरह। फिर बाद गमान ट्रैक्टर का खर्चा, ट्रैक्टर कटाई फटाई बुआई जोताई और जैसे किराया लिया और उसमें से जैसे दवाइयाँ छिड़कने लग गया और दवाई देने भी लगे और तुड़ाई फुड़ाई और किराया बढ़ा ले जाकर चोमू बेचता था। तो कम से कम में मेरा 800 रुपये रोजाना का प्रति रोज का चोमू जाने के 800 रुपये किराया का लेते हैं। तो उसमें किराया और बीट वगैरह और दवाइयाँ और मेरे इसमें जो भी मैंने बेकार किए थे पिलाऊ गोबर खाद घेर करके उसमें कम से कम में मेरे इसमें से 1,75,80,000 रुपये के समथिंग मेरे इसमें खर्च आ गया था। और मेरे ये बिकने के बाद में मेरे को अच्छा मुनाफा मिला, कम से कम में 6-6.5 लाख रुपये का मेरे को लाभ मिला। इसमें 80-70 के बीच में मेरा खर्चा हुआ, इसलिए मेरे को सारा काट पीट खर्चा के अंदर 2 महीने में मेरे को 4,25,000 के समथिंग मेरे को लाभ मिला इसमें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वर्षा न आने के दौरान 450 लीटर प्रति हेक्टेयर और पावर स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी का उपयोग करें। जैविक सोयाबीन उत्पादन के मामले में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे डिफोलिएटर जैसे सेमिलोपर, तंबाकू कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए बैसिलस thuringiensis या बिवेरिया बेसियाना या नोमुरिया रिलेई 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। तंबाकू की सुंडी और चने की फली छेदक के प्रबंधन के लिए किसानों को कीट विशिष्ट फेरोमोन ट्रैप लगाने और NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इन कीटों के खिलाफ इमामेक्टिन बेंजोएट 425 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग भी प्रभावी है। कपास की फसल भीगने से बचाएं। पशु बाड़े को प्रतिदिन फिनाइल के घोल से धोएं। यदि पशु चारा कम खा रहा हो, हाजमा ठीक न हो तो हिमालय बतीसा नामक दवा 40 से 60 ग्राम गाय बैल भैंस एवं 10 से 15 ग्राम भेड़ बकरी को गुड़ आटा या दाने के साथ मिलाकर दिन में 2 बार खिलाएं। मुर्गियों को कृमि रोग से बचाने के लिए हर 3 माह में कृमिनाशक दवा खिलाएं। बारिश के मौसम में अत्यधिक हरा चारा खाने से पशुओं में अफारा रोग हो जाता है, अतः चराने ले जाने से पहले पशुओं को सूखा चारा अवश्य खिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बमौरी, जिला जबलपुर के कृषक सुमेर सिंह ने। ये मछलियों के आहार प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सुमेर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अच्छा, नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग मत्स्य पालन में आहार प्रबंधन क्यों करें और किस तरह करें इसके बारे में विस्तृत बताएंगे। फिर और हमारे देशों में भी अनेक राज्य में बड़े बड़े पैमानों पे मछली पालन हो रहा है और इस तहत अगर हम
अच्छे से अच्छा प्रबंधन करते हैं आहार की ओर, तो हम लोगों का क्या होगा, कम समय में मछली में अच्छे से अच्छे वृद्धि मिल सकती है। तो वो तभी मिलेगा जब हम सही आहार को सही समय चयन करेंगे। तालाब में प्राकृतिक आहार के लिए गोबर, चूना और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का प्रयोग तालाब में मछली डालने से पहले और बाद में किया जाता है। साधारणतः मत्स्य पालन में 2 तरीके का आहार उपलब्ध होता है। एक है प्राकृतिक आहार और दूसरा पूरक आहार। पानी या जल जीव में ज़्यादातर जो नेचुरल जितना भी आहार है वो मिलता है हम लोगों को प्राकृतिक रूप से, जैसे उर्वरक देकर, एक आप अपना जैविक उर्वरक नहीं तो रासायनिक उर्वरक डालकर। अब कैसे इसको हम लोग डालेंगे, हम लोग कच्चे गोबर या गोबर गैस की स्लरी, ये दोनों चीज़ को अगर हम चयन करते हैं, उसको प्रति हेक्टेयर 10 टन अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है प्लवक जन्म लेने के लिए। और साथ ही साथ अगर रासायनिक के बात करें तो यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट 200 और 300 केजी प्रति हेक्टेयर प्रति साल। तो इस हिसाब से हम लोग तीनों चीज़ को चयन करते हैं प्राकृतिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए मछलियों के लिए। देखा गया है कि गोबर गैस की स्लरी कच्चे गोबर से बेहतर प्राकृतिक प्लवक का जन्म देता है। प्राकृतिक प्लवक 2 समूह के होता है, एक है वनस्पति और दूसरा जंतु। ये दोनों समूह के जो प्लवक है वो छोटे से छोटे मछली बहुत आसानी से इसको ग्रहण करते हैं और इसको पचन क्षमता भी उसको बढ़ा देते हैं, ताकि हम लोगों का जो स्पॉन या फ्राई मछली हो, इसको आसानी से ग्रहण करने के बाद विकास की ओर ज़्यादा वृद्धि मिल जाता है। शुरुआत में गोबर की खाद और चूना डालते हैं और अन्य उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फिर जब तालाब में प्राकृतिक आहार बनने लगता है तब मत्स्य बीज डाला जाता है। नेक्स्ट, पूरक आहार के लिए जितना भी प्राकृतिक आहार है वो हमेशा वृद्धि के लिए खास नहीं होता है। जब वो प्रौढ़ या प्रजनक मछली की ओर बढ़ता है तो उस समय में हम लोगों को पूरक आहार देना है। जब हम सही मात्रा में पौष्टिक तत्व मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, उसके बाद गुड़ या मीठा और नमक, ये सब हम सही अनुपात में डालते हैं। मान लीजिए आप 100 किलो की आहार तैयार करते हैं, तब आपको कार्बोहाइड्रेट के रूप में चावल की कना, जिसको हम राइस ब्रैन बोलते हैं, नहीं तो आप गेहूं के चोकर, ये सब आप ले सकते हैं लगभग 45 किलो। और प्रोटीन की ओर पे आप सरसों के खोल 45 किलो। साथ ही साथ हम डालेंगे 6 किलो मछली की चूर्ण मतलब फिश मिल या फिर बोन मिल यानी हड्डी के चूर्ण। ये सब अगर हम मिलाते हैं तो हमारा कितना आ गया, 90 और 6 96 किलो। और 2 किलो हम डालेंगे गुड़ और 2 किलो डालेंगे खनिज लवण मतलब विटामिन मिनरल मिक्सचर। इसको पूरा मिलाकर हम लोग क्या करेंगे, इसको आटे की तरह हम डो बना लेंगे, गूंथ कर इसको गोलाकार बनाएंगे। छोटा छोटा पीस में काट कर उसको हम डाल देते हैं तालाबों। रेडीमेड खाना भी उपलब्ध है बाजार में, जैसे फ्लोटिंग फीड की ओर या सिंकिंग फीड की ओर, कि उसका जो आप जब दाना देते हैं तो वो तभी मतलब बहुत ही आधा घंटा के अंदर ही वो सब नीचे आ जाता है। तो इसी कारण फ्लोटिंग फीड का मतलब थोड़ा महंगा आता है और सिंकिंग फीड की तुलना में। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।